आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बारे में। ठीक है, एंड अगर आप पिछले 6-7 दिन से न्यूज़ देख रहे हो और इसको अगर आपने कवर किया है न्यूज़ में देखते देखते, तो यू मस्ट हैव सीन कि सिर्फ आर्मेनिया एंड अजरबैजान ही नहीं, इसमें टर्की ने भी जो है अभी धीरे धीरे क्या बोलते हैं इंटर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, टर्की हैज़ ड्रॉप्ड क्या बोलते हैं, दे हैव शूट डाउन द SU-25। ठीक है, ऑफ आर्मेनिया। ठीक है, रशिया इसमें अभी तक एंटर नहीं किया और करेगा भी नहीं। सो वी नीड टू सी कि वेयर इट गोज। ठीक है, कहाँ जाता है ये हमें देखने की ज़रूरत है। अरे भाई, तुम लोग रुक जाओ। ठीक है, तुम ही लोग पूरा न्यूज़ मत दे दो। जितनी रिसर्च तुमने की है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा मैंने की है। तो इसलिए तुम लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर से मत दो। देखो कि पूरा मसला क्या है, फिर अपनी राय दो। ठीक है ना? ओके, सो लेट अस बिगिन। तो इसको समझने के लिए रशिया ने एंटर कर दिया तो यूएसए भी करेगा, फिर वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। अरे भाई, रुक जाओ यार तुम लोग। लगता है मोदी के बाद तुम ही हो बस इंटरनेशनल रिलेशन समझने वाले। ठीक है, चलो पूरा देखते हैं व्हाट इज द होल सिचुएशन। ठीक है, अब देखो, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, इनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये बने कैसे थे। ठीक है ना, फ्रॉम वेयर दे आर क्रिएटेड, व्हाई दिस वॉर इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप को। तो वर्ल्ड मैप को ये मैंने कर दिया जूम। ठीक है, देखो हमें थोड़ा जाना पड़ेगा कोल्ड वॉर के सिचुएशन के टाइम पे। तो कोल्ड वॉर जो है आपको पता होगा, जैसे ही अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 1945 से लेकर करीब करीब 1991 तक कोल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा था। ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है ना, पूरा जो दुनिया है ये 3 हिस्सों में बढ़ गया था। अगर आपने कभी सुना होगा ऐसा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस? तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज वो थे जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए के साथ थे। दोज कंट्रीज हु वर द एलीज ऑफ यूएसए, दे वर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। वो लोग जो यूएसएसआर के सपोर्टर्स थे, ठीक है ना, वो कंट्रीज जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे एंड उनके तरफ थे बाइपोलर लैंड में, तो दे वर द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यूएस वाले, ये हो गए सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। अब इंडिया जैसा नेशन जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करता था और इनके बीच में नहीं जाता था, दे आर कॉल्ड एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इंडिया आज भी क्या माना जाता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं, जनरली आपने सुना होगा तो आपको ये लगता होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब हम लोग एकदम पिछड़े हुए, ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब वो जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ना तो यूएसएसआर की तरफ गया और ना ही यूएसए की तरफ गया, दे बिकेम न्यूट्रल। एंड जनरली इसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को हम लोग डेवलपिंग नेशंस की तरह भी बोलते हैं। ठीक है ना, सो द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री सपोर्टर्स ऑफ यूएसए, सेकंड वर्ल्ड कंट्री सपोर्टर्स ऑफ यूएसएसआर, एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेर द नॉन अलाइन कंट्रीज। ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे उसके। ठीक है, जनरली दिस आर द डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा कि फालतू में उन दोनों के वॉर के बीच में जाके हमें अपना इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंच चुका है। सो दैट इज वाई, ये मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप सोचो ना, विचारधारा सोचो। अगर इनके दोनों की तरफ जाते तो इनका नुकसान होता फाइनेंशियली, और ये लोग और नुकसान नहीं झेलना चाहते क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान में थे। दैट मीन्स ये लोग अभी तक इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इनको डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है, सिंपल। ठीक है ना, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंड इज, यूएसएसआर तो अभी जैसे आपको जितना रशिया दिख रहा है, ये रशिया आपको इतना दिख रहा है पिंक में। ठीक है, उस टाइम पे आप रशिया देखोगे तो यहाँ यहाँ तक था। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पूरा मिलाकर यूएसएसआर था। ठीक है ना, तो आप कई हद तक देखोगे यहाँ पे बहुत ही छोटा दिख रहा है, उतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बट ये है जर्मनी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ आपको जी जी कुछ तो दिख रहा होगा, आई होप। नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, उधर जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी में एक जगह है जिसको कहते हैं बर्लिन।
ठीक है। तो ये जब वर्ल्ड पूरा बाइपोलर हो गया था, उस टाइम पे दिक्कत ये आ गई जर्मनी में कि ये जो बर्लिन जगह है, ठीक है, द बर्लिन इज अ स्मॉल प्लेस लाइक दिस, ये बर्लिन है। तो बर्लिन में जो है प्रॉब्लम ये हो गई कि ये बाइपोलर कंट्री जैसा बन गया। ठीक है, ये जो छोटा सा बर्लिन है, इसमें ये जो साइड था ये यूएसए को सपोर्ट करता था, और ये जो साइड था ये यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। ठीक है, इमेजिन करो ये इंडिया है और इंडिया में ऐसा बंटवारा हो रहा है कि यहाँ के लोग जो है एक विचारधारा वाले और यहाँ के लोग जो है एक विचारधारा वाले। तो इस तरीके से हो गया था। और क्योंकि इनकी विचारधारा अलग हो गई थी, इसलिए इनके बीच में एक वॉल बन गया था जिसको कहते हैं द बर्लिन वॉल। ठीक है। तो ये जो बर्लिन वॉल है, ये वॉल से दोनों कंट्रीज एकदम सेपरेट हो चुकी थी। दिख रहा है ये आपको पूरा, यहाँ पे ये पूरा वॉल बना हुआ है, वॉल इज क्रिएटेड बिटवीन द बर्लिन। ठीक है। तो जर्मनी में जो है इस तरीके से वॉल बन गया, जो कि ये दिखा रहा था कि किस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बंट चुका है। द वर्ल्ड हैज बिकम बाइपोलर। हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अलग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सारे यूरोपियन पावर्स थे, इधर दे आर टुवर्ड्स रशिया और दे आर टुवर्ड्स यूएसए। ठीक है। तो बर्लिन का इस तरीके से जो है वॉल बना था। तो बर्लिन वॉल कब बना था, कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो बर्लिन वॉल बना था 1961 में। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल स्टार्टेड इन 1961। कुछ ही समय में बन गया था, कुछ बहुत खतरनाक तो वॉल है नहीं। तो 1961 में बना। ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ कि रशिया का जो पावर है ये कम होता रहा, क्योंकि यूएसए जो है ये अपने पास यूरेनियम से एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाने लग गया था। ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो रशिया का ग्रिप है ये कम होने लगा। एंड समय के साथ साथ ये जो क्या बोलते हैं, जर्मनी का बर्लिन है, यहाँ के भी लोगों को समझ में आने लगा कि फालतू में हम इन दोनों के चक्कर में हम अपनी आइडेंटिटी को गंवा रहे हैं, और हम लोग जो है आपस में ये टूटे फूटे जो है अपने ये रिश्ते खराब कर रहे हैं। तो इन लोगों की जो बत्ती है ये करीब 1989 के आसपास जली। एंड 1989 में दोनों तरफ के जो लोग आए, उन लोगों ने मिल बांट कर जो है ये जो दीवार थी इसमें ऐसे छेद करके एक दूसरे के साथ हाथ वाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे। एंड फिर जो है इस दीवार को तोड़ने का प्रोसेस चालू हो गया। सो दिस वॉल वाज ब्रोकन डाउन इन 1989। ठीक है ना। तो ये दीवार जो है बर्लिन की, ये जो दीवार है इसको तोड़ दी गई। राइट। तो बर्लिन की दीवार कब टूटी, 1989 में टूटी। जैसे ही ये बर्लिन की दीवार टूट गई और ये पूरा बर्लिन वापस से पहले जैसा एक बन गया, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि ये जो रशिया से जितने कनेक्टेड ये जो जगह मैंने बताया यूएसएसआर में जो थे, ये सब भी धीरे धीरे क्या होने लगे, ये सब ने भी कहा कि हम लोगों को भी जो है अभी यूएसए के साथ, ये यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, हमें भी सबको अलग होना है। तो इसके बाद आफ्टर द बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन डाउन, many countries which are on this side, ये साइड वाले जितने कंट्रीज है, एक एक करके सब ने अपना अपना इंडिपेंडेंस छीन लिया। यहाँ से सब टूट टूट के अलग होने लगे। हरी बात समझ में। तो इसमें देखो कौन कौन टूटा और कैसे कैसे अलग हुआ। तो ये है यूएसएसआर, ये यूएसएसआर से 15 टूट कर अलग हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे सबकी लिस्ट दी हुई है। सबसे बड़ा जो कंट्री इनमें बना, ठीक है, वो था अपना रशिया। ठीक है, दिस फर्स्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे इस्टोनिया, उसके बाद लटीविया, लुथुनिया, उसके बाद जो है यहाँ पे यूक्रेन, ये जो है बड़ा वाला ये यूक्रेन है। ठीक है, बेलारूस। उसके बाद ये जो तीन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर फोकस पॉइंट। ये 8, 9, 10 वाले, यहाँ पे तीन कंट्रीज है। 8 इज जॉर्जिया, 9 इज अर्मेनिया एंड 10 इज अजरबैजान। ठीक है, तो ये जो है ये भी यूएसएसआर से टूटकर अलग हुए थे। हमारी बात समझ में। ये जो यहाँ पे तीन कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है 8, 9, 10 वाले, दिस इज व्हाट आर मेन फोकस पॉइंट फॉर टुडे विल बी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे जो है ये स्थान वाले कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है ना। ये सारे जो स्थान वाले कंट्रीज है ये सारे यहाँ पे है। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी जिसको कहा जाता है। राइट। तो दिस इज हाउ द यूएसएसआर गॉट ब्रोकन। एंड फाइनली आफ्टर ये पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया और यूएसए, ये क्या बोलते हैं, यूएसए जो है एक तरीके से आप मान सकते हो कि वर्चुअली वो जीत गया। इवन तो ऐसा कोई वो नहीं दिया गया कि हाँ तुम जो है वॉर जीत गए। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो ही गया था, तो यूएसए का जो पावर है वो यूएसएसआर से काफी ज्यादा हो गया। यूएसएसआर अब टूट चुका है। राइट। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अभी, वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट कंट्री देखा जाए तो इज द लार्जेस्ट कंट्री, अभी भी रशिया है। ओके। और अगर हम लोग एशिया की लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो
If we talk about Asia's largest country, then चाइना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, चाइना में भी ओके। अब देखो यहाँ पे, सुनो इसको, इफ यू सी दिस रशिया, ये रशिया का ऑलमोस्ट 75% पार्ट एशिया में आता है, एंड इनफैक्ट इसका जो 75% है ये भी चाइना से बड़ा है, ठीक है ना। बट फिर भी हम लोग रशिया को यूरोप में मानते हैं, ठीक है। स्टिल वी कंसिडर, अगर आपको पूछा कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है तो हम लोग वहां पे रशिया बोलते हैं। एशिया का पूछा तो हम लोग चाइना बोलते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि रशिया में ये वाला जो पार्ट है, इसका पूरा मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है ना। एंड इसका जो कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को यहाँ पे है कहीं, दिस वेयर मॉस्को इज। तो ये कौन सा साइड में आ गया? मॉस्को आ गया यूरोप के साइड में, ठीक है। ये साइड हो गया आपका एशिया, ये साइड हो गया आपका यूरोप, राइट। अब देखो, किसी भी कंट्री को हम लोग किस तरीके से वो करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि इंडिया और चाइना का भी लड़ाई हो रहा है, तो आपने न्यूज़ में कई दिन पढ़ा होगा कि न्यू दिल्ली ने जो है अपने कदम पीछे खींच लिए, ठीक है ना। बीजिंग से बातचीत हो रही है, न्यू दिल्ली विल बी सेंडिंग लेटर्स टू बीजिंग। इसका मतलब ये है कि हम जो है यहाँ से सीधे न्यू दिल्ली से बीजिंग में ही लेटर भेज रहे हैं? नहीं, इट मीन्स दैट कि हम लोग पूरे कंट्री को उसके कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसीलिए ये जो रशिया है, इस रशिया का कैपिटल क्योंकि यूरोपियन साइड में है, दैट इज व्हाई वी विल कंसीडर दैट पार्ट टू बी इन द यूरोपियन साइड एंड विल नॉट कंसिडर इट टू बी द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। तो पूरा का पूरा जो एशिया में है और उसमें सबसे बड़ा है वो है अपना चाइना। तो चाइना इज द आंसर, कि एशिया का लार्जेस्ट कंट्री चाइना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को फिर भी पता था, आपने जीके में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर चाइना वाले यूरेशिया बोलते हैं। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये अलग चीज है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो 15 कंट्रीज है ये तो अलग हो गई, ठीक है। ये जो 15 कंट्रीज है यहाँ पे, ये तो 15 कंट्रीज अलग हो गई। तो ये 15 कंट्रीज में जो चीजें अलग हो गई, उसके बाद ये जो जगह बची है, दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड हिस्सा है यहाँ पे, जिसको हम ब्लू से मार्क कर रखा है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं छेछन्या। इस जगह का नाम क्या है? छेछन्या। तो जब ये सारे अलग हो रहे थे, ठीक है ना, देखो ये बीच में फंस गए, उसके ऊपर वाले सारे अलग हो गए, उसके नीचे जो है ये जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी अलग हो गए, इसके इस तरफ जो है ये भी सारे अलग हो गए। तो चेचन्या बोला मेरे को भी अलग होना है, ठीक है ना, वी ऑल्सो वांट इंडिपेंडेंस, ठीक है। बट देखो ये चेचन्या स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरफ जो है, इस तरफ ब्लैक सी है, एंड नीचे की तरफ जो है कैस्पियन सी है। तो ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में है ये, तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए रशिया इसको छोड़ना नहीं चाहता। जब रशिया चेचन्या का नहीं छोड़ना चाहता, तो ये चेचन्या वाले क्या कर रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे कश्मीर में अटैक करता रहता है, वैसे ही चेचन्या के मिलिटेंट्स जो है यहाँ पे जा जाके बार बार मॉस्को में अटैक करते रहते थे, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अपना जो इंटेलिजेंस है, अपना इंटेलिजेंस क्या है? रॉ, ठीक है, ये अपना इंटेलिजेंस है। वैसे ही रशिया में जो इंटेलिजेंस है उसका नाम है केजीबी, ठीक है। तो ये जो केजीबी है, इसका जो एडवाइसर था, जिसको हम लोग सिक्योरिटी एडवाइसर कहते हैं, ठीक है, जैसे अपने अजीत डोभाल है, वैसे ही यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी एडवाइसर थे, उसने कहा कि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। अब इसने क्या किया, इसने एक चाल चली। ये क्या करता है, ये जो सिक्योरिटी एडवाइसर है, ये छछना जाता है, और छछना में जाके वहाँ के मिलिट्री जो मिलिटेंट्स थे, उनको ऐसा दिखाता है कि वो उनके साथ है, और उनको बोलता है कि तुम जो है रशिया में आके मतलब मॉस्को में अटैक अटैक करो, ठीक है। तो छछने वालों को जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे वाह, केजीबी का बंदा आकर हमको वो करके गया, क्या बोलते हैं, बोला कि बॉम्बिंग कर दो। तो यहाँ से जो छछना के मिलिटेंट्स है, ये यहाँ से जाते हैं, एंड मॉस्को में जाके ये लोग सीरीज ऑफ बिल्डिंग को, मतलब बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, ऐसे 5 बॉम्ब उन्होंने रशिया में, ये मॉस्को में मारे, और 2 जगह पे भी इन्होंने बॉम्बिंग की। तो बहुत बहुत ही बुरी तरीके से जो है रशिया में बॉम्बिंग की, करीब 300 लोग मारे गए, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरीके से जो है बॉम्बिंग हुई थी, पूरे पूरे अपार्टमेंट्स उड़ा दिए थे, मतलब देखो इस अपार्टमेंट में कुछ बचा ही नहीं है,
सिर्फ अंदर की जो है वो दिख रही है, क्या बोलते हैं, कंक्रीट की दीवारें दिख रही है बस, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से पूरा डिवास्टेट कर दिया था रशिया को, ठीक है ना, ये चेचन्या के मिलिटेंट्स ने। अब क्या हुआ, अब ये जो सिक्योरिटी भाई साहब थे, अब ये आते मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अब बोलते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा धमाका किया, अब हम जो है इनसे रिवेंज लेंगे। अब पूरी दुनिया भी कुछ नहीं बोल सकती, बहुत ही खतरनाक तरीके से उड़ाया, सबके सामने है क्या किया उन्होंने। अब जो है ये बोलता है कि अब हम लोग इनसे रिवेंज लेंगे। उसी सिक्योरिटी एडवाइजर ने अब जो है 20,000, ठीक है, 20,000 आर्म्ड पर्सनल, एकदम मॉडर्न वेपनरी से, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं मिलना चाहिए उन मिलिटेंट्स को, एकदम मॉडर्न हथियार के साथ, उनके हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा के, ताकि पूरा एकदम लाइव टेलीकास्ट हो कि क्या हो रहा है, कैमरा लगा के यहाँ पे टॉर्च लगाकर इनके हेलमेट के ऊपर, ठीक है, इनको जो है उतार दिया चेचन्या में। 20,000 आर्म्ड पर्सनल, ये घर के अंदर घुस घुस के उनको मार के है, जिस तरीके से अपना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बिल्कुल वैसी, ठीक है ना। बट इस बार सर यहाँ पे क्या है, ये छुपे छुपाए नहीं किया, पूरे दुनिया को ऐलान कर दिया कि हम रिवेंज लेंगे इसका। और 20,000 आर्म पर्सनल उठाकर चेचन्या के अंदर घर घर जाके उन सारे मिलिटेंट्स को ठोक के आ गए, ठीक है ना, और बहुत बुरी तरह से उसका रिवेंज लिया, जिसके बाद आज तक ये मतलब वन टाइम गेम हो गया उनका खत्म, उसके बाद आज तक उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। अभी भी ये चेचन्या जो है ये अलग नहीं हुआ है, अभी ये रशिया का ही पार्ट है। तो ये जो है ये 1999 में हुआ था, ये जो हादसा मैंने बताया चेचन्या का, ये 1999 में हुआ था। और ये जो वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो जो भाई साहब है, ये कोई और नहीं, हमारे बहुत ही जाने माने इंसान है, ठीक है ना। बताओ भाई कौन है। ये हमारे वेल्डामिर पुटीन है, ठीक है ना। तो ही वॉज अ कर्नल, ठीक है, वो कर्नल थे। एंड उसके बाद जो है हमारे पुटीन भाई साहब है। तो ये जो हमारे पुटीन भाई साहब है बड़े तेज निकले और उन्होंने मस्त गेम खेला। एक्चुअल में इनको क्या चाहिए था, ये कर्नल तो थे बट ही वांटेड द प्रेसिडेंट्स और द प्राइम मिनिस्टर सीट, ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो अब वो जो है अपने देश में वो हीरो बन गए एकदम, फिर रिवेंज लेंगे बोले थे तो रिवेंज लेके मतलब देखो क्या है, ये बात तो सामने नहीं आई थी ना उस टाइम पे कि इन्होंने ही जो है वो प्लान करके उधर बॉम्बिंग करवाई, ठीक है ना। ये जो है ये पूरा जो उनका चाल था ये उस टाइम पे तो सामने नहीं आया था। तो 1999 में जब ऐसा हो गया तो लोगों को लगा अरे बाप रे खतरनाक सा अटैक हो गया, अब तो रिवेंज लेना चाहिए। और इसने रिवेंज ले लिया तो ये नेशनल हीरो बन गया। तो जैसे ही ये नेशनल हीरो बन गया तो उस टाइम पे जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, उसका नाम है अ, उस टाइम पे यास्टीन, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था यास्टीन, बोरिस यास्टीन। तो बोरिस यास्टीन वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम 1999 में, ठीक है, जब एकदम नेशनल हीरो बन ही चुके थे ये, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, किसको, प्यूटिन को। तो इन 1999 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ये जो हमारे यस्टीन साहब है, इन्होंने रिजाइन मार दिया, ठीक है, उन्होंने ही बनाया था और वही चाहते थे कि अगला जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन बने, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अभी मेरा समय आ गया है, अगर मैं चले जाऊंगा, ठीक है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट, तो एक बहुत ही अच्छा एबल इंसान कंट्री को संभाल लेगा। तो ही रिजाइन एंड व्लादिमीर पुतिन जो है ये उस टाइम पे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन गए। तो ही बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द ईयर 1999 टिल 2000, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो क्या है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बहुत समय तक नहीं रह सकता। व्हाई वी डिडंट डू द सेम ड्यूरिंग सर्जिकल स्ट्राइक, भाई ये रशिया है, ठीक है, और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी चीजें नहीं कर सकते इधर, ऐसे स्टंट नहीं मार सकते, ठीक है। देखो इस स्टंट के बारे में वहाँ के लोगों को पहले पता होता तो ये हीरो नहीं बनता, ठीक है, वो तो क्या है बाद में चीजें पता चली है। बट देखो अभी कैसा है, गद्दी छीनने के लिए उसने जो भी किया किया, और उसके बाद देश को उसने बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुतिन जितना आगे बढ़ा है उनका कंट्री उतना कभी नहीं बढ़ा है आगे। तो दैट इज वाई लोगों ने उसको बहुत अच्छे से अपना लिया है। आगे सुनो यार, बीच में मत टोको फालतू सवाल से, ठीक है। तो पुतिन ऑल्सो रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2000। देखो एक्टिंग प्रेसिडेंट कब तक रह सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह सकता ना। इफ देर इज अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट सीट देन इट हैज टू बी फिल्ड अप। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 2000 में एंड वो उसके लिए भी खड़े हुए, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 2000, ठीक है। अब देखो ये सारे जो कंट्रीज है, ठीक है, इन कंट्रीज में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। और जहाँ पे इस तरीके से प्रेसिडेंशियल पावर ज्यादा चलता है वहाँ पे टर्म होता है 4 इयर्स का, ठीक है, जैसे यूएसए में है, ठीक है, कनाडा में भी है।
तो यहाँ पे सबका जो टर्म रहता है प्रेसिडेंट का, वो रहता है 4 इयर्स का टर्म। तो यहाँ पे 4 इयर्स का ही टर्म था। इसका मतलब इसको कब से कब तक रहना चाहिए था? 2000 से लेकर 2004 तक, ठीक है ना? दिस विल बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना? तो ये फर्स्ट टर्म है। एंड ऐसे कंट्रीज़ में ऐसा रहता है कि मैक्सिमम 2 टर्म कोई सर्व कर सकता है, नॉट मोर दैन 2 टर्म्स, ठीक है ना? जैसे बराक ओबामा का भी वही हुआ था ना, 2 टर्म वो रहे थे 4-4 साल के, जैसे ही 8 साल हो गया, सो ही कैन नॉट अगेन बी इलेक्टेड एज़ अ प्रेसिडेंट, ठीक है? तो सेम रूल यहाँ पे भी था। तो ये जो है 2000 में इलेक्ट हुए एंड अभी तो एकदम मतलब छा चुके थे वो लोगों के अंदर। तो 2000 से 2004 तक रहे एंड फिर 2004 से सेकंड टर्म भी इन्होंने कंटिन्यू किया एंड 2008 तक रहे। अब आगे वो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो 2008 में क्या हुआ, उन्हीं के एक ट्रस्टेड इंसान को, ठीक है ना? देखो ये सब क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है ना, डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे क्या चल रहा है कि अ, क्या बोलते हैं, एक इंसान के हाथ में बहुत पावर चले जाता है। सो दैट इज़ व्हाई पुतिन का जो एकदम मतलब नोबल राइट हैंड बोल सकते हो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही एक इंसान जिसका नाम था डिमिट्री, ठीक है? मडनदेव मडवदेव, ये जो है डिमिट्री मडवदेव, इसको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है? 2008 में प्रेसिडेंट बना दिया गया इस डिमिट्री को एंड उस टाइम पे पुतिन फिर से पावर थोड़ी छोड़ेंगे, ही अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो गद्दी नहीं छोड़ी उन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर पे आ गए। ठीक है? क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस तो लेता है ना प्रेसिडेंट, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट वही काम करता था। अब इस टाइम पे उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने ये डिमिट्री से ये करवाया कि ये जो टर्म है 4 इयर्स वाला टर्म प्रेसिडेंट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज करके इसको कर दिया 6 इयर्स का। एट वन स्टेज द प्रेसिडेंट कैन रिमेन फॉर 6 इयर्स, ठीक है? तो देखो अब 2008 से 2012 तक तो ये डिमिट्री रहा। डिमिट्री रहने के 4 साल एग्ज़ैक्टली, अगर आप कभी देखोगे ना प्रेसिडेंट की लिस्ट, उसमें देखना कि कौन कितने दिन रहा। तो हर कोई जो है, जैसे पुतिन भी रहा था तो 8 साल कुछ डेज़, ठीक है? उससे पहले जो था वो 4 इयर्स कुछ डेज़, कुछ दिन तो लगता ही है। बट अगर आप डिमिट्री को देखोगे, उसका देखना टर्म 4 ईयर 0 डेज़। 7 मई 2008 को वो इलेक्ट हुआ था, 7 मई 2012 पे वो निकल गया। ऑफिस वाज़ वेकेटेड एंड पुतिन अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट, ठीक है ना? अभी तो 6-6 साल के टर्म है, तो 6 साल के टर्म है और उसको इसकी कोई चिंता नहीं कि जो है मैं 2 टर्म रहूँगा, ठीक है? क्योंकि एक एक साथ 2 टर्म रह सकते हैं। तो 2012 में फिर से इलेक्ट हुए वो, 2012 से कब तक चलेंगे? उनके अगर 2 टर्म हमने 6-6 साल के मान लिए तो 12 साल। 12 साल मतलब कहाँ तक रहने चाहिए? 2024 तक रहने चाहिए, ठीक है? 2024 तक, दिस शुड बी हिज टर्म। अब इसके बाद फिर से उनको रिज़ाइन मारना है। बट अब इन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक क्या खेला 2020 में? 2020 में इन्होंने ये किया कि अभी क्या है कि कोरोना का पेंडेमिक वगैरह है, तो कोरोना के पेंडेमिक वगैरह की वजह से क्या है, लोग ज़्यादा वोट-वोट कर नहीं सकते एंड इस समय पे कंट्री में एक एबल लीडर चाहिए। एक नया लीडर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कंट्री को। इसीलिए उसने ये एक आपातकालीन सिचुएशन में एक इमरजेंसी प्रोविज़न पास किया, एक इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाया, जिससे उसने ये प्रपोज़ किया, ठीक है? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है कि अपने लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए तो चेंज नहीं कर सकता। इसने प्रपोज़ किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, जिसके तहत वो सीधे 2036 तक रह पाएगा। मतलब और 2 टर्म्स, ठीक है? 2024 से अगर आप और 12 साल गिनो, तो 36 होता है। Right? So, in such kind of situation, as there is a need of a able leader, he again suggested a constitutional amendment which would allow him to continue for 2 more terms. ठीक है? बट अब ऐसा जब होगा तो क्या है कि वो कहने वाला ऐसा इंसान है, व्हेन ही कम्स टू द पब्लिक ही सेज दैट कि हम लोगों से पूछे बिना कुछ नहीं करते। ठीक है ना? तो वो जो है उसने ऐसी बात रखी, तो इसके बारे में जो है डूमा में, जैसे अपना पार्लियामेंट होता है वहाँ पे डूमा में बात हुई। डूमा में जो है ऐसा कहा गया कि वो एक रेफरेंडम होना चाहिए। ठीक है? रेफरेंडम की बात याद है आपको? कि जब पब्लिक से ओपिनियन माँगा जाता है तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। तो वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ, ठीक है? इसका इलेक्शन होने वाला था अप्रैल में, अप्रैल 2020 में। बट अप्रैल में केसेस बहुत ज़्यादा थे कोरोना के, तो ये अप्रैल में हो नहीं पाया। तो फाइनली ये जो इलेक्शन है, मतलब ये जो रेफरेंडम है वोटिंग का, ये हुआ जून में, ठीक है? जून 2020। तो आपने हाल ही में ये न्यूज़ सुना होगा। तो जून में, जून-जुलाई के आस-पास ये हुआ था। तो जून में रेफरेंडम पास हुआ जिसमें 72% रशियंस,
इस बात के सपोर्ट में है कि ही शुड कंटिन्यू टिल 2036 एंड दैट इज हाउ ये जो प्रेसिडेंट है ये 2036 तक रहेंगे। आप सोचो 1999 से 2036 तक एक इंसान देश को रूल करने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट कितना 37 ईयर्स हो गया। तो 37 ईयर्स तो वो रूल कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना कि 37 की उम्र का है, उम्र तो काफी हो गई होगी 2026 तक, 36 तक तो काफी बुढ़ा हो चुका होगा वो, राइट। तो ऑलमोस्ट जब तक मतलब उसका एज है रूल करने का पूरा टर्म मिल गया उसको। सो दिस काइंड ऑफ मास्टर स्ट्रोक ही हैड प्लेड इन चेचन्या। तो ये क्यों डिस्कस किया, इवन दो ये अर्मेनिया एंड अजरबैजान से रिलेटेड नहीं है, ये यूएसएसआर से रिलेटेड था एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। बिकॉज मैनी मैनी हैड आस्क्ड मी कि ये किस तरीके से जो है इतने साल तक रह सकता है, ठीक है ना। तो नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। बिकॉज क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। नाउ ही इज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं बोला कि बेसिक जो है बेसिक्स को आप नहीं चेंज कर सकते, इंडिया में जैसे बोला गया है, ठीक है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैनॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो वहाँ पे उसने चेंज कर लिया उसमें। और वहाँ के पब्लिक ने भी सपोर्ट किया, तो कल को कोई उसको नहीं बोल पाएगा कि भाई तुमने डिक्टेटरशिप किया, ठीक है ना। 72% रशियंस उसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। एंड देखो कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। देर हैज बीन 9% ग्रोथ ऑफ जीडीपी स्टेडीली फ्रॉम द टाइम ही केम। तो जब ग्रोथ हो रहा है तो लोगों को भी दिक्कत क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ रूटीन इज देयर इन पावर एंड दिस इज हाउ ही रोज टू पावर चेचन्या के वजह से। ही मस्ट बी थिंकिंग दोज मिलिटेंट्स देयर। सर अब कितनी लिमिट कर दी प्रेसिडेंट, क्या समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द मेन टॉपिक दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। हाँ, डेमोक्रेसी में तो रेफरेंडम मतलब वही ना, वही तो करते हैं हम लोग, वोट तो करते ही है ना। डेमोक्रेसी में तो हर चीज का रेफरेंडम होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इसको थोड़ा मैप में देख लो कौन किधर है, ठीक है। यहाँ पे है कैस्पियन सी, यहाँ पे है ब्लैक सी। कैस्पियन सी एक्चुअल में कैस्पियन सी नहीं है, बिकॉज इट इज नेम्ड एज सी, बट ये है तो एक झील, ठीक है। यू कैन कॉल इट अ लेक बिकॉज ये लैंड लॉक है हर तरफ से, इसका मेन सी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। सो यू कैन कॉल इट अ वेरी बिग झील, वेरी बिग लेक, बट नाम दिया है कैस्पियन सी, ठीक है। ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी ऑन द लेफ्ट, कैस्पियन सी ऑन द राइट, ठीक है। इन क्वेश्चन कौन है हमारे, एक अर्मेनिया है, एक अजरबैजान है। तो देखो अर्मेनिया लैंडलॉक है, ठीक है। अर्मेनिया इज लैंडलॉक। अभी क्यों बता रहा हूँ, इससे आपको ज्योग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे आज आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप में डाला था, ठीक है। विच ऑफ द कंट्री इज नॉट इन द साइड्स ऑफ कैस्पियन सी, ठीक है। कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग में कौन नहीं है, तो अर्मेनिया से ऊपर कोई भी आ गया, चाहे वो ब्लैक सी हो चाहे कैस्पियन सी हो, दोनों में नहीं होगा, वो दोनों में लैंडलॉक कंडीशन में है। मेरी बात समझ में। अजरबैजान कैस्पियन में है, ठीक है, ब्लैक सी में नहीं है। अब ब्लैक सी में कौन है, इन क्वेश्चन एक और कंट्री आ गया, टर्की। तो टर्की इज देयर विद ब्लैक सी, ठीक है ना। तो ये जो है आपको कंट्रीज जो कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी के आसपास है, बिकॉज दिस इज इन न्यूज, हेंस यू हैव टू स्टडी द मैप, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ज्योग्राफी की बात। अब यहाँ पे जॉर्जिया है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये भी रशिया से ही टूटा था, ये जान लो, ठीक है। यहाँ पे अपना आर्मेनिया है और यहाँ पे अपना अजरबैजान है। नाउ व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इज दैट, अगर आपको दिखे तो देखो ये जो अजरबैजान है ये दो हिस्सों में है, एक यहाँ पे इसका मेजर हिस्सा, एक यहाँ पे, जिससे मेन लैंड का कोई लेना देना ही नहीं पड़ रहा है। तो अजरबैजान का क्लेम ये है, ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरा एरिया है ये पूरा हमारा है, यहाँ पे अर्मेनिया जो है ये अर्मेनिया बीच में फालतू में घुसपैठ कर रहा है, ठीक है। इलीगली उसने ये क्लेम कर रखा है। अर्मेनिया बोलता है कि हम तो स्टार्टिंग से ही ऐसे है, ठीक है। ये अजरबैजान बार बार वहाँ पे जो है हमारे साथ हंगामा करता रहता है, टेंशन क्रिएट करता रहता है, ठीक है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। अब जिस तरीके से हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर पूरा हम क्लेम करते हैं, द होल पार्ट इज अस आर्स, बट यहाँ पे ऊपर का जो भाग है, ये ऊपरी भाग को तो कैप्चर कर रखा है ना इसने, पाकिस्तान ने। उसी तरह अजरबैजान, अजरबैजान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इफ यू आर
पर्सन फ्रॉम अजरबैजान, वो लोग इस एरिया को अपने अंदर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से ये जो पार्ट है, ये पार्ट वो लोग ये दिखाते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड प्लेस, वैसे ही वो लोग इस रीजन को दिखाते हैं, अर्मेनिया ऑक्युपाइड प्लेस, ठीक है ना। बट ये जो ऑक्युपाइड प्लेस बताया भी, उसके अंदर भी एक और हिस्सा आता है, दिस अनदर प्लेस इनसाइड इट, ठीक है। ये जो आपको हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा है, ये है ऑक्युपाइड बाय अर्मेनिया, अर्मेनिया के आर्मी ने इसको ऑक्युपाई करके रखा है। ये जो आपको रेड वाला रीजन दिख रहा है, ये रेड वाले रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। इस रीजन को कहते हैं नागोर्ना, ठीक है, नागोर्ना करसबक रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या चाहता है, ये रीजन एक्चुअल में चाहता है कि ना हम अजरबैजान की तरफ जाए, ना हम अर्मेनिया की तरफ जाए, हम रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट, जिस तरीके से कश्मीर चाहता था, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली कश्मीर जैसा इशू है, ठीक है। कश्मीर जैसे ना तो पाकिस्तान के पास जाना चाहता था, ना तो वो इंडिया के साथ आना चाहता था, वो सेपरेट रहना चाहता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे अर्मेनिया एंड अजरबैजान जो है, ये इसको क्लेम करते रहते, बट ये जाना कहीं नहीं चाहता। लेकिन ये फालतू में क्या है कि देखो 30 मिलियन पीपल इसमें मरे हैं, इस रीजन के 30 मिलियन पीपल हैव डाइड ओवर द ईयर्स। वाई? या तो यहाँ से गोली से मरते, या तो यहाँ के गोली से मरते और बीच में पिसे जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग। अब आप पूछोगे सर ये इस रीजन के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? देखो कश्मीर का तो फिर भी क्या अपने पास रीजन है कि वहाँ पे क्या है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे है, हाइट मिलती है, ठीक है ना। नागोर्ना में ऐसा क्या है? नागोर्ना में ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज दैट यहाँ की हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ऐसा है, यहाँ पे कुछ हिली एरियाज है, ठीक है, सम ऑन दिस साइड सम ऑन दिस साइड, जहाँ पे अजरबैजान के बहुत सालों से यहाँ पे मतलब फ्रॉम मेनी सेंचुरीज मेनी ट्राइब्स आर लिविंग ओवर देयर, कई सारे हैं जो अर्मेनिया के यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं। तो यहाँ पे ना इनकी बात एक्चुअल में फायदे की नहीं है, इनकी बात है इनके मैनहुड की, इनके जो है क्या बोलते हैं रुतबे की, कि हम जो है अपना एरिया क्यों छोड़े, हम जहाँ सदियों से रहते आए हैं वो जगह हमारी है, ठीक है, और दूसरे क्लेम करेंगे जो है वहाँ पे हम लोग उनको आने क्यों देंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है इनका मैनहुड जो है ये, क्योंकि बिकॉज सी अजरबैजान इज डोमिनेंटली अ मुस्लिम कंट्री, अर्मेनिया जो है इसमें मुस्लिम है बट देयर इज डोमिनेंटली अ क्रिश्चियन कंट्री, ठीक है, ये क्रिश्चियंस है, ये मुस्लिम्स है। तो यहाँ पे एक एथनिक क्लैश भी आता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो देयर हैज बीन अ एथनिक क्लैश बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान आल्सो, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हाई दिस इज गेटिंग इंटेंस, ठीक है, बहुत ही खतरनाक चल रहा है। एंड जैसे इंडिया पाकिस्तान का ये जो है मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है, ये भी मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है, इट इज नथिंग न्यू कि ये 5-6 दिन पहले चालू हुआ है, ठीक है ना। पहली बार इस नागोर्ना की जो पहली लड़ाई थी, जब कॉन्फ्लिक्ट दैट अरोज वाज इन 1988, 1988 में ये पहली बार स्टार्ट हुआ था, जो कि 1994 में जाकर पहली बार खत्म हुआ। तो ये बहुत ही डेडली था, ठीक है, इट वाज लाइक अ फुल फ्लेज वॉर, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वही सब जैसे हमारे बीच में भी है ना सीज फायर, तो वैसे ही सीज फायर का जो है यहाँ पे भी 94 में कर दिया गया था। बट इस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर वायोलेशंस करता रहता है, वैसे ये दोनों साइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्मेनिया, ऐसा नहीं सिर्फ अजरबैजान, दोनों साइड जो है यहाँ पे सीज फायर करते रहते हैं। तो 2016 में इससे पहले बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बट 2016 से भी खतरनाक इंसिडेंट अभी हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये धीरे-धीरे 1988 की तरह ही बनने जा रहा है, ठीक है। द क्लैश व्हिच इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 5-6 डेज, इट इज समथिंग गोइंग, इट इज टेकिंग टर्न्स लाइक 1988, ठीक है ना। तो ये है इधर का मेन मुद्दा। आ रही बात समझ में? नहीं, अभी किसी का नहीं है, मतलब क्या, अब कश्मीर किसका है? इंडिया बोलता है अपना है, पाकिस्तान बोलता है अपना है, तो वैसे ही है ये भी, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे फिर सर इसको दिखाता कौन है? तो हर वो तो डिपेंड करेगा, आप अजरबैजान में रहना जाओगे तो ये बोलेगा कि हमारा है, अगर अर्मेनिया में जाओगे ये बोलेगा हमारा है, ठीक है। सो देयर इज, मतलब हम एक आउटसाइडर होके इसको नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक इंडियन होके ये बोलूँ नहीं यार कश्मीर तो किसी का नहीं है, वे क्या बोल रहे हो सर, कश्मीर तो हमारा है, ठीक है ना। वहाँ पे अमित शाह बोलते कि क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे। तो यहाँ पे अजरबैजान का भी मिनिस्टर वही बोलेगा क्या बात कर रहे हो, नगोर्नो के लिए जान दे देंगे। अरे बात समझ में? सो यू कैन नॉट क्लेम अभी किसका है, हम कौन होते हैं इसको जांचने वाले, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड लैंड है, अगर सिंपल टर्म्स में बात की जाए, सो इट इज अ डिस्प्यूटेड लैंड। अरे बात समझ में? तो अब क्या हुआ, नागोर्ना, ये डिस्प्यूट समझ में आ गया, अजरबैजान एंड अर्मेनिया बोथ क्लेम द नागोर्ना करबख area, ठीक है, and they say it is an integral part of their territory. Nagorno on the other side is saying that कि they want to remain independent, and ना तो वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं ना तो उसका, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट जो है ये 1988 में स्टार्ट हुआ और तब से ये चलता ही जा रहा है।
हरी बात समझ में। अब रीसेंट एडवांसमेंट इसमें क्या हुआ है? अब भैया हुआ ये कि ये जो अर्मेनिया है, अगर इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई होती है, फुल फ्लेज वॉर होता है तो क्या होगा? अब देखो अर्मेनिया जो है, इसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अज़रबैजान के तहत अगर अज़रबैजान से हम लोग कंपेयर करें तो आर्मी ऑफ अर्मेनिया इज स्ट्रॉन्गर। प्लस अर्मेनिया के पास सारे मेजर वर्ल्ड पावर का सपोर्ट है, ठीक है? अर्मेनिया को अभी यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज आर सपोर्टिंग इट। अब देखो क्योंकि इंडिया जो है यूएसए का दोस्त है और अर्मेनिया को हम ही अपनी आर्म सप्लाई करते हैं, ठीक है? हम लोग अपने आर्म्स जो है ना, हम लोग अर्मेनिया में बेचते हैं। तो ये जो है हम लोग अर्मेनिया को सपोर्ट देना चाह रहे हैं 2 कारण से। एक, क्योंकि ये लोग हमसे जो है डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, एंड अभी इंडिया में जो है देखो अभी मेक इन इंडिया का वो बहुत अच्छा चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत करना चाहते हैं, हम अपने इक्विपमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं तो हमें बेचना है ना उसको। तो हम लोगों को जो है अर्मेनिया के साथ अच्छी डील रखनी पड़ेगी। सो इंडिया इज़ आल्सो बेसिकली सपोर्टिंग अर्मेनिया ड्यू टू 2 रीज़न। वन इज़ बिकॉज़ यूएसए का हम लोग दोस्त बनना चाह रहे हैं, एंड दूसरा हम लोग जो है इंडिया उनको आर्म्स बेचना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? तो अर्मेनिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग? एक तो ये भी हो गया ना कि देखो अज़रबैजान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, व्हेreas अर्मेनिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियन, ठीक है? तो एक तो यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़ ये सब तो मैक्सिममली प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियंस ही है, ठीक है? एंड दूसरा कि अर्मेनिया इज़ स्मॉलर, एंड वो लोग तो स्टार्टिंग से इस एरिया को अपना ही बताते हैं। तो ये अज़रबैजान 2 हिस्सों में है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोगों को ऐसे 2 हिस्सों में क्यों रखा हुआ है? ये जगह भी हमें दे दो। तो ये जो फ़ॉल्स क्लेम कर रहा है अज़रबैजान, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। व्हाई इट इज़ क्लेमिंग लाइक दिस? अब है तो है ऐसा ज्योग्राफी, तुम 2 हिस्सों में हो तो हो, अब क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट आप ये बोलोगे कि नहीं अभी इनको जोड़ने के लिए बीच का जगह भी हमारा है, तो वो तो कोई मानेगा नहीं ना। So that is why all the major power of the world is supporting Armenia. So there are many reasons. ठीक है ना? अब देखो अज़रबैजान के सपोर्टर्स कौन है? अज़रबैजान के सपोर्टर्स ऑब्वियस सी बात है सारे मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे। तो ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ठीक है? ये सारे जो कंट्रीज़ इसमें आते हैं, ये सब ओआईसी के सारे जो मेंबर्स हैं, ये अज़रबैजान के सपोर्ट में है। तुर्की बहुत ही तुर्की जो है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में है, एंड पाकिस्तान पाकिस्तान भी काफ़ी सपोर्ट में है इस बात के, ठीक है ना? तो दे आर आल्सो क्वाइट सपोर्टिव टुवर्ड्स अज़रबैजान, ठीक है? इतना सपोर्ट इनको है, ठीक है? तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अर्मेनिया ने रिसेंटली इस एरिया में, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ मैप पे, ठीक है? अर्मेनिया ने जो है इस एरिया में अज़रबैजान के 3 हेलीकॉप्टर्स एंड 2 ड्रोन्स उड़ा दिए, ठीक है? इस एरिया में जो है इन्होंने यहाँ से शूट करके इस एरिया में 3 हेलीकॉप्टर और 2 ड्रोन्स उड़ा दिए। इससे जो है अज़रबैजान को बहुत गुस्सा आ गया। तो इन लोगों ने जो है अपने कंट्री में अभी मार्शल लॉ लगा दिया है। मार्शल लॉ तब लगता है जनरली जब वो वॉर में होते हैं, ठीक है ना? तो मार्शल लॉ लगा दिया है, एंड वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उसने क्लेम किया है कि ये जंग तो हम ही जीतेंगे। मतलब दे हैव स्टार्टेड एवरीथिंग ऑन द वॉर फुटिंग। तो इन्होंने अपनी फोर्सेस की मोबिलाइज़ेशन स्टार्ट कर दी है। एकदम किनारे-किनारे पे जो है अभी एकदम फोर्सेस लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि अज़रबैजान ने मतलब अज़रबैजान का ड्रोन उड़ाया। एक तो सबसे पहली चीज़ ये अज़रबैजान पूरे वर्ल्ड के सामने बोल नहीं रहा। अज़रबैजान बोल रहा है कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा ड्रोन-व्रोन सब सुरक्षित है। बट अर्मेनिया के जो डिफेंस है, उसने इसका लाइव फुटेज डाल दिया है। ठीक है? दे हैव पुट इट ऑन द वेब। ठीक है? मैं दिखाऊँगा नीचे। ठीक है? तो इट हैज़ बीन डन। ठीक है? अब अज़रबैजान को तो बदला तो लेना है, बट वो पूरे दुनिया के सामने मानना नहीं चाहते कि अर्मेनिया ने कुछ किया है। तो अज़रबैजान खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, तुर्की को बोला कि आप जो है हमारी तरफ से कुछ करो। तो तुर्की फुल सपोर्ट में है। इसने क्या किया, इसने अपना F-16 भेजा, ठीक है? तुर्की के पास भी F-16 है। इसने अपना F-16 भेजा और अर्मेनिया का Su-25, ठीक है? Su-30 नहीं, अपने पास 30 है। तो ये Su-25 उड़ा दिया। F-16 से Su-25 उड़ा दिया, ठीक है? सो दिस इज़ द रिसेंट एडवांसमेंट व्हिच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है? अब देखो इश्यू क्रिटिकल हो गया है। अब जो इश्यू है ये बहुत खतरनाक इश्यू बन चुका है, ठीक है? क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड को पीस में और कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारे मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। तो उसमें से एक बहुत फेमस है नेटो, ठीक है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है ना? और वैसे है
कैस्टो, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ है कि ये जो कैस्टो है, CSTO, इसके अंदर आते हैं 6 कंट्रीज, जिसमें सबसे पावरफुल है रशिया। मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो कैस्टो रशिया का है। एंड नाटो में ऑलमोस्ट सारे के सारे यूरोपियन पावर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। यूके, ठीक है, इटली, यूएसए, यूएसए भी आता है उसमें। ये नहीं कि यूरोपियन है, यूएसए भी आता है। तो टर्की इज अ पार्ट ऑफ नाटो। टर्की किसका पार्ट है? नाटो का पार्ट है। एंड ये जो 6 कंट्रीज मैंने बताया ना कैस्टो में, इसमें आता है अर्मेनिया। अर्मेनिया इनफैक्ट इसका सबसे पहला फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है ना। तो अब जब ये तुर्की ने यहाँ पे इनका ड्रोन उड़ा, ये इनका प्लेन उड़ा दिया, Su-25 उड़ा दिया, तो ये जो अर्मेनिया है, अर्मेनिया चला गया रशिया। रशिया से को जाके बोला कि देखो मेरे को मारा है, ठीक है। देखो इनका अग्रीमेंट क्या है, व्हाट डज द अग्रीमेंट से, ये चाहे कोई भी हो, नाटो हो या कैस्टो हो, इनका पॉलिसी क्या कहता है, हमारे एक मेंबर को भी मारोगे, सारे मेंबर्स मिलकर तुमको मारेंगे, ठीक है ना। और नाटो का भी सेम प्रिंसिपल है, हमारे 30 में से किसी एक को मारोगे तो हम सब मिलके तुमको मारेंगे। अब हो गया एक बहुत ही गड़बड़ झाला हो गया इधर, क्योंकि देखो क्या है, टर्की इज पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है। बट नाटो नेशंस में यूएसए आता है, यूके आता है, और बाकी सारे यूरोपियन पावर्स आते हैं। ये यूएस यूके कौन से तरफ है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस तरफ से अर्मेनिया को। हरी बात समझ में। अब अर्मेनिया किसका पार्ट है? अर्मेनिया नाटो का पार्ट नहीं है, अर्मेनिया तो पार्ट है कैट्सो का, ठीक है ना, कैस्ट्रो का, सॉरी। तो ये जो है अर्मेनिया गया अभी किसके पास? रशिया के पास। अभी रशिया जो है, रशिया से ही टूट के अलग हुए थे ना, रशिया खुश थोड़ी है। एक तो क्या है कि इनसे ही टूट के दो अलग हो गए। रशिया एक तो इसके लिए भी इनके बीच में नहीं पड़ना चाह रहा, दूसरा बोलता है अरे पागल हो गया क्या, तेरे को बचाने जाऊंगा इधर से सारे नाटो वाले मारेंगे मेरे को। दूसरे तरफ जो है ये सारे यूएस वगैरह है, क्योंकि ये लोग अर्मेनिया के तरफ है, ये लोग अभी टर्की को बोल रहे हैं अरे तू पागल हो गया क्या, कोई टप्पू मार के भगा रहे हैं यहाँ से। तो क्यों गया उनके बीच में फालतू में झगड़ा में फंसने के लिए? दोनों आपस में कर रहे थे झगड़े, ठीक थे। अब क्या है कि तू उधर जाके अर्मेनिया को मार के हमारे पास आया कि जाके लड़ो। अब हम तो है अर्मेनिया के साइड से, अब ये कुछ कर भी नहीं पा रहे उस तरफ से। दूसरे तरफ से रशिया बोल रहा है कि देखो भाई हम तो सिर्फ 6 है, अगर हम 6 इसमें पड़ेंगे, वहां से 30 उतर पड़ेंगे। और अभी कोरोना ऑलरेडी चल ही रहा है, सबकी इकोनॉमी डूबी हुई है, वॉर होगा तो बहुत खतरनाक हाल हो जाएगी। और यहाँ से 6 वहां से 30, तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा 36 कंट्रीज में। ऑब्वियसली बात है कि इन सब के और भी सपोर्टिंग नेशंस भी है, जैसे इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस, बट इंडिया जो है रशिया का एली है। तो हो सकता है कि इंडिया और ये यूएसए का भी एली है। अब इंडिया जैसे कंट्री को हो जाएगी दिक्कत, अब हम कहाँ जाए? आई बात समझ में। सो प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो है सिचुएशन, ये इनको आपस में ही सुलझाना पड़ेगा। इसमें ना तो नाटो उतरेगा, ना तो कैस्टो उतरेगा, क्योंकि ये दोनों जब उतरेंगे तो इनकी आइडियोलॉजी ही क्लैश हो जाएंगे। नाटो कंट्रीज जो है ये तुर्की के फेवर में आ गए, जो कि एक्चुअल में अजरबैजान को फेवर कर रहा है, बट बाकी सारे कंट्रीज तो अजरबैजान को फेवर नहीं कर रहे, यूके, यूएसए एंड बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज। तो एक तो यहाँ पे वो क्लैश आ रहा है, दूसरी क्लैश ये आ रही है कि अगर ऐसे फालतू में इन दोनों के झगड़े में अगर हम लोग उतर भी पड़े, तो पूरे वर्ल्ड को और ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा इकोनॉमिक लॉस। ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ बेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। सो इन सब के चलते हुए क्या है कि ये आपस में अभी झगड़ते रहेंगे, कोई भी इनके मदद करने के लिए नहीं आएगा, ना तो यूएसए आएगा, ना तो रशिया आएगा, कोई नहीं आएगा। ये इन दोनों के बीच में कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है। एक दूसरे को जो है ड्रोन ड्रोन उड़ाते रहेंगे, अपने आप कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। अब दिक्कत सिर्फ ये है कि ये तुर्की जैसे कंट्री या जो पाकिस्तान जैसे कंट्री है, ये कुछ करना बैठे, ठीक है ना। तो अभी जो है देखो, ये तुर्की का बहुत अच्छा दोस्त है वैसे पाकिस्तान, ठीक है। ये जो पाकिस्तान है, ही इज वेरी लॉयल टू अजरबैजान ऑल्सो। अजरबैजान बोलता है पाकिस्तान को हेल्प करने, बोलता है किसके लिए हेल्प चाहिए, बोलता है अर्मेनिया को मारने के लिए। बोलता है अरे हेल्प क्या चाहिए, मैं तो अर्मेनिया को मानता ही नहीं, कंट्री है वो। पाकिस्तान तो मतलब अलग ही लेवल ऑफ वीड पे रहता है, वो तो बोलता है कि अरे किसकी मदद चाहिए, किसको हराना है, बोलता है अर्मेनिया को। अरे अर्मेनिया तो देश ही नहीं है मेरे लिए। ये तो अलग ही नशे चलते हैं इनके तो। हरी बात समझ में। तो भाई पाकिस्तान तो एकदम ऐसा है। चलो इसकी बात तो नहीं करेंगे, बट तुर्की जो है थोड़ा सेंसिबली इसको काम लेना चाहिए। ही शुड नॉट गेट इनटू दिस, बिकॉज फिर क्या है कि ये मार के जो है वहां से नाटो को बुलाएगा, नाटो वाले आएंगे, इधर से कैट्सो वाले आएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हरी बात समझ में। सो दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अमेरिका, ये अर्मेनिया, सॉरी, अर्मेनिया शॉट डाउन 2 हेलीकॉप्टर्स एंड 3 ड्रोन्स ऑफ अजरबैजान, मैंने उल्टा बोला था शायद,
ठीक है, मैंने ये 3 ये 2 बोला था, जो भी है, ठीक है, ड्रोन्स वोन्स उड़ाए हैं। देखो ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो तो ये इनके आर्मी से आया है, अर्मेनियन आर्मी का है ये, ठीक है, उनका कॉपीराइट है इसलिए उन्होंने लगा भी दिया है, ठीक है, ये अर्मेनियन आर्मी का है, इन्होंने हवा में जो ड्रोन्स उड़ाए इनके 3-3, ठीक है, उसका इन्होंने एकदम लाइव फोटो खींचा है, एंड ये उसका हेलीकॉप्टर का चितड़ा उड़ा हुआ है, ठीक है, हेलीकॉप्टर नहीं है एग्जैक्टली वो, ठीक है, एरियल व्हीकल ही था कोई, ठीक है, दिस इज F-16, ठीक है, ये है टर्की का F-16 एंड ये है Su-25, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी चल रहा है, यहाँ पे ये अर्मेनिया वाले बोल रहे हैं अजरबैजान जो है ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनल वॉर, हम लोग तो पीस चाहते हैं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो अर्मेनिया ने ही उनका ड्रोन व्रोन उड़ाया, ठीक है, ऑल दिस थिंग इज हैविंग, यस, अर्मेनिया के पास ज़्यादा डेवलप वेपन्स है क्योंकि उसके पास अमेरिका और बाकी वो मेजर कंट्रीज का सपोर्ट है, ठीक है। तो तुर्की का अटैक रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये जो अर्मेनिया है ये चला गया किसके पास, कैस्टो के पास, ठीक है ना। तो कैस्टो क्या है, कैस्टो इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉस्को में है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसमें 6 कंट्रीज आते हैं, कौन कौन, अर्मेनिया, रशिया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो 4 तो स्थान वाले देश हो गए, अर्मेनिया इसका मेन फाउंडिंग मेंबर था, एंड रशिया हो गया, ये तो याद रह जाएगा, ठीक है, नाटो के नेशंस याद नहीं करने, 30 है, याद होंगे भी नहीं वो, ठीक है। तो क्या है कि इनका अलायंस क्या है, अलायंस बोलता है कि एक मेंबर को अगर किसी ने अफेक्ट किया तो सब मिलकर मारेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये है ये 6 मेंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 गिन लो, ठीक है, तो ये हो गए CSTO मेंबर्स, राइट। दूसरे तरफ तुर्की कहाँ गया था, तुर्की गया था वहाँ पे यूएस से मदद मांगने के लिए, क्योंकि हम तो नाटो वाले हैं, ठीक है, तो नाटो वाले कहाँ, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल कहाँ है, बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है, ब्रुसेल्स में इनका हेडक्वार्टर है, याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, बिकॉज देखो ये इनके 30 कंट्रीज है, ठीक है, कभी बैठकर अच्छे से गिन लेना, ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक इफ दे गेट इनटू अ वॉर। ये हो गए हमारे कैस्टो कंट्रीज, और ये हो गए सारे नाटो कंट्रीज। दिस इज हाउ द वॉर सिचुएशन विल लुक लाइक, अगर ये सही में उतर पड़े तो सब लोग वॉर के लिए, अरे बात समझ में। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज गोइंग ऑन। यस, एक सेकेंड रुको।